Hello, good evening, everyone. तो सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? मेरी आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। ओके, तो कम्युनिटी सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर ले। ऑडियो वीडियो से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ बच्चे अभी चैट में लिख रहे हैं। ठीक है, चैट ऑप्शन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। माइक ऑप्शन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक नीचे हैंड रेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे एक बच्चे ने भी क्लिक किया हुआ है। यस एंजल। एंजल बोलो कुछ। Sir, it's by mistake. Clicked. हाँ, तो ये नीचे जो हैंड हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। इधर से मैं अलाउ कर दूंगा, तो फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं माइक के थ्रू। तो इसलिए हमारे पास दोनों कम्युनिकेशन है। अगर आपको फील करते हो कि चैट के थ्रू आप कंफर्टेबल है, चैट के थ्रू पूछो। अगर आपको लगता है माइक के थ्रू कंफर्टेबल है, माइक के थ्रू पूछो। ठीक है, बस लेकिन जब माइक का आप यूज करेंगे तो बस एक चीज ध्यान रखना कि जब हम बोर्ड पे कुछ काम कर रहे होंगे तो उस समय आपको माइक यूज नहीं करना है। ठीक है, जब मैं कुछ यहाँ पर समझा रहा हूँ, कुछ काम करा रहा हूँ, तो उस समय माइक यूज मत करना। उसके समझाने के बाद जब मैं आपसे डाउट्स के लिए पूछूंगा, ठीक है, तब आप माइक का यूज कर सकते हो। क्योंकि बीच बीच में रैंडमली आप माइक का यूज करते रहोगे तो फिर उसमें फ्लो डिस्टर्ब होता है। बाकी बच्चों का भी और मेरा भी फ्लो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए जब मैं डाउट्स के लिए पूछूंगा या हम क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद आप माइक ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करना। चैट ऑप्शन भी ये नहीं कि आपस में आप चैटिंग करते रहो उसमें। ठीक है, चैट ऑप्शन भी तभी यूज करना जब आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रोडक्टिव पूछना हो। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है सभी को? माइक कैसे यूज करना है, चैट कैसे यूज करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। क्योंकि जो भी क्लास में हम करेंगे, जो भी कुछ काम हम करेंगे, वो सारा का सारा एज ए पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा। मेरा वीडियो तो आई थिंक स्टॉप नहीं हुआ है एंजल। अपना एक बार नेटवर्क चेक करो। बाकी बताना एक बार, वीडियो सही चल रहा है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को वीडियो में? एंजल एक बार अपना नेट चेक करो या रिफ्रेश करो। यस, लोशनी। Sir, by mistake, sir. ओके, ओके ओके। ठीक है, तो स्टार्ट आज करेंगे हम। स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से? हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसा आप लोग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या है कि कुछ स्कूल्स के अंदर क्या अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स की क्लासेस साथ साथ चलती हैं। तो बहुत से स्कूल्स के अंदर मैट्रिसेस स्टार्ट करवा देते हैं पहले। तो आप लोग जैसा भी कहो, चैप्टर 1 से स्टार्ट करें तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं।
और मैट्रिसेस से करते हो तो मैट्रिसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके स्कूल में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ और चाहता हो थर्ड से स्टार्ट करें? मैट्रिसेस से? एंजल कह रही है 1 से। मैट्रिसेस की डिमांड ज़्यादा है। कोई बात नहीं, चाहे हम 1 से करें चाहे मैट्रिसेस से करें। कुल मिलाकर आपके अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर लगभग हम ये दोनों चैप्टर कर लेंगे। तो ऐसा कोई सीन अभी किसी का है नहीं कि उसके यूटी अभी बहुत जल्दी आने वाले हों, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है। तो एटलीस्ट अगर आपके यूटी होंगे भी तो आई थिंक मई में होंगे। तो उससे पहले पहले आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों चैप्टर इजिली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैट्रिसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। एंजल, आपका सिर्फ एक ही वोट है चैप्टर 1 वालों का, तो मैट्रिसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। यश, श्रेया? श्रेया बोलो, कुछ बोलना है? सर मेरे एग्जाम्स अप्रैल में ही स्टार्ट होने वाले हैं। है तुम्हारा स्कूल तो 11th क्लास से एडवांस चल रहा है। कब से है, कौन से अप्रैल से? 29 से स्टार्ट होने वाला है। 29 अप्रैल, चलो ऑलमोस्ट मई में ही पहुंच जाएंगे हम। और चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, सिलेबस क्या है? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड पूरा कैलकुलस। बस उसमें आई गेस इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आने वाला है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और पूरा कैलकुलस तो मई में इतना तो शायद नहीं हो पाएगा। सर ठीक है, हमारे फिर भी तो टीचर ने डिटर्मिनेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया वो। बढ़िया है। हमारा स्कूल मेरे ख्याल समर वेकेशन से पहले सिलेबस ही खत्म कर देगा। तो क्लास के अंदर जो बुक हम फॉलो करेंगे मेनली एम एल अग्रवाल फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर एम एल अग्रवाल चलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वैसे तो सब कुछ कवर मैं करा के चलूंगा। फिर भी अगर किसी के स्कूल में कोई और बुक यूज हो रही है, कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछना चाहें तो आप, जब डाउट्स हम लेंगे तो डाउट्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एम एल अग्रवाल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एम एल अग्रवाल से हमें नहीं करने हैं। तो वो कहाँ से करने हैं, वो जैसे जैसे मैं टॉपिक आता जाएगा बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज आपको कहाँ से करनी है। मतलब क्लास 12th में हर एक मटेरियल आपको करवा के चलेंगे, चाहे वो एम एल अग्रवाल बुक हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एम एल भार्गव हो, चाहे कोई भी बुक हो। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, बस इतना सपोर्ट आपको करना है कि जितना काम मैं क्लास में कराऊंगा उतना काम, क्योंकि क्लास हमारी ऑल्टरनेट डेज पर है, तो जितना काम मैं क्लास में कराऊंगा उतना काम आपको करके रखना है अगली क्लास से पहले पहले। ठीक है, बैकलॉग नहीं बनाना है, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बैकलॉग। स्टार्टिंग में एक कंटिन्यूटी बनाते नहीं है, फिर बाद में जाके फंस जाते हैं, फिर वो बैकलॉग की वजह से ना सारी चीजें फिर बैकलॉग बनती जाती है। तो सभी को कोशिश ये करनी है कि जितना काम कराया जाए उतना काम आपको करके रखना है। डबल वॉइस? डबल वॉइस कैसे आ रही है? बाहर से कोई वॉइस आई होगी ऐसी। प्रिंस, टाइमिंग चेंज करने कह रहे हो 7 से 7, 7 में क्या दिक्कत है? अभी इनिशियल लेवल पर तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, अगर सभी एग्री रहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा करते हैं, टाइमिंग वाइमिंग के बारे में ना लास्ट में एक बार डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ कंटेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि पहले कुछ पढ़ाई हो जाए, फिर बाकी और भी आपके कुछ जनरल डाउट्स हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, तो उसको लास्ट में हम लेते हैं एक बार।
ठीक है, फिर इस पर हम डिसाइड कर लेंगे। तो अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मैट्रिसेस है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि मैट्रिसेस है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब तक क्लास 11 तक ये चीज हमने नहीं पढ़ी है। तो मैट्रिसेस क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है डाटा का। जब हम किसी डाटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं। आप एक मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट मार्केट में आपके पास शॉपकीपर 1 है, शॉपकीपर 2 है, शॉपकीपर 3 है। 3 शॉपकीपर है। ठीक है, आपको जो सामान खरीदना है, मान लो आपको कुछ पेन खरीदने हैं। आपको पेन खरीदने हैं तो आपने मान लो पहले वाले शॉपकीपर से आपने 10 पेन खरीद लिए, और आपने 5 खरीद ली बुक्स, और 20 खरीद लिया आपने यहाँ से नोटबुक। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले शॉपकीपर के पास जाते हैं, मान लो यहाँ से आपने 5 पेन परचेज कर लिए, और 2 बुक आपने यहाँ से परचेज कर ली, और 10 नोटबुक यहाँ से परचेज कर ली। शॉपकीपर थर्ड के पास जाते हैं, आपने यहाँ से 7 पेन आपने यहाँ से परचेज कर लिए। ठीक है, 4 बुक आपने यहाँ से परचेज कर लिए, और आपने मान लो 15 नोटबुक यहाँ से परचेज कर ली। तो अब ये जो डाटा है इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जब हम लिखेंगे इसको, तो ये जो शॉपकीपर 1 2 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2, शॉपकीपर 3। वो जैसे लिख लो, मर्जी लिख लो, 1 2 3 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। आपने सामान क्या क्या खरीदा, आपने सामान खरीदा पेन, बुक और नोटबुक। शॉपकीपर 1 से आपने कितने 10 पेन परचेज करे, बुक कितनी करी 5, नोटबुक कितनी करी 20। ठीक है, 5 पेन आपने यहां से परचेज करे, 2 नोटबुक यहां से करी, 10 यहां से करा, 7 4 और यहां से 15। ये जो डाटा है इस डाटा को इस तरह, जैसे ब्रैकेट होती है ना, बड़े वाली ब्रैकेट, उस तरह का साइन होता है ये यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो अंदर मैंने लिखा है ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये डाटा हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म भी बन रहा है क्योंकि 3 ऐसे है और 3 ऐसे है। ठीक है, लेकिन जब हम बाय डेफिनेशन बात करते हैं कि डाटा अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में अगर हम बात करें, आपके स्कूल में असेंबली होती है। ठीक है, असेंबली में आपकी जैसे क्लास वाइज रो बनती होंगी कि क्लास 1 होगी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से रो बनती है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि 5th क्लास की जो रो है उसमें 5th नंबर पर कौन सा स्टूडेंट है, तो हम डाटा को एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आपकी पूरी जो असेंबली है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में मान लो हमने अरेंज कर ली। ठीक है, ये आपकी एक, ये मान लो क्लास 1 की रो है। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट हो गया, 2 3 4 5, इस तरह से मान लो एक रो के अंदर 20 स्टूडेंट खड़े हैं। ये क्लास सेकंड आ गई, इसके अंदर भी इस तरह से ये स्टूडेंट खड़े हैं, 20 स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे क्लास 3 आ गया, क्लास 4 आ गया, क्लास 5 आ गया। अब मान लो मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि भाई थर्ड क्लास में चौथे नंबर पे जो स्टूडेंट खड़ा था वो कौन सा स्टूडेंट था। तो मेरे को यहाँ जो बच्चा खड़ा है, अगर मैं कहीं से भी उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे को इस बच्चे की पहचान करनी है। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर कि भाई थर्ड रो में 4th नंबर पे जो बच्चा खड़ा है वो मेरा यहाँ पर डिजायर्ड एलिमेंट है। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने पर ये जो यहाँ पर जो इसके अंदर हम लिखते हैं, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, और इनकी अपनी एक, जैसे हमारा घर का एक एड्रेस होता है, तो इन एलिमेंट्स का भी एक एड्रेस होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंट की, ये एलिमेंट कहां पर लाई कर रहा है। जब आप मैट्रिक्स को किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हो, तो जब आप ऐसे इस डायरेक्शन में लिखते हो, दैट इज कॉल्ड रो। इसको बोलते हैं हम रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। और जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं हम कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है।
तो अगर मेरे को 15 के बारे में पता करना है कि ये 15 कहाँ पर है, ये 15 का एड्रेस क्या है, मेरे को 15 के घर जाना है, तो मेरे को कौन सी गली में जाना है, कौन से मकान नंबर में जाना है, तो मैं जाऊंगा कि भाई मेरे को जाना है 3rd गली पे जाना है। 3rd गली में 3rd नंबर पे जो मकान है वो 15 नंबर वाले का मकान है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं ऐसे ए 3rd रो 3rd कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां तक जो जो बताया मैंने ये सब क्लियर हुआ, ये सब समझ में आया क्या मैट्रिक्स होती है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं हम किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चैट बॉक्स में आंसर देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को पता करना है कि 1 रो और 3rd कॉलम इसमें कौन सा एलिमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, चैट बॉक्स में लिखो और फटाफट 1st रो 3rd कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। श्रेया माइक अभी क्लिक नहीं हो रहा है, चैट में बताओ एक बार मुझे। गौरी का, अच्छा आपने बाय मिस्टेक लिखा था 2, ठीक ठीक, सभी का जवाब ठीक है। ठीक है, फर्स्ट रो हमारी ये वाली फर्स्ट रो हो गई और इसमें 3rd कॉलम ये आ गया 20, तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई 20। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास डाटा हो वो हमें, कई बार डाटा हमें डायरेक्टली इस मैट्रिक्स में बना कर देगा, कई बार हमें वर्ड प्रॉब्लम में देगा, उसको हमें एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी डाटा हम कन्वर्ट करेंगे हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने ऐसे लिख दिया कि कहीं पर ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये कह दिया मैंने कि भाई ये मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि अभी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में नहीं बनी। यहां पर आपके पास 3 एलिमेंट है तो यहां पर भी 3 एलिमेंट होने कंपलसरी है, तभी जाकर ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को जब हम एक जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर A12 A13 A14 A15, इस तरह से जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, हमारे पास n नंबर ऑफ कॉलम है तो ये हो जाएगा आपके पास A1n। फिर हम सेकंड रो पे चलेंगे A21 A22 A23 अप टू A2n। फिर थर्ड रो में आ जाएंगे, ऐसी फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स रो, फिर यहां पर आ गया हमारे पास mth रो, तो AM1 AM2 और AMN। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म होती है। इसी चीज को, इस जनरल फॉर्म को शॉर्ट वे में आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स का साइन देंगे, यहां पर एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल ए से। अगर मैट्रिक्स यहां पर हम कैपिटल बी से लिखेंगे तो यहां पर B1 B2 B3 इस तरह चलेगा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम I और J और यहां पर लिखते हैं हम इसका ऑर्डर M/N। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको रो लिखनी है बाद में कॉलम लिखना है। अपनी मर्जी से ऐसा कर देना कि आपने पहले कॉलम लिख दिया बाद में रो लिख दी, कहीं पर रो पहले लिख दिया कहीं पर कॉलम पहले लिख दिया। हमेशा पहले रो लिखनी है आपको, फिर उसके बाद कॉलम लिखना है। ठीक है, यहां पर आई जे जो है वो एलिमेंट के जो एड्रेस होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई की जो वैल्यू होती है, आई किस पोजीशन पर है, रो की पोजीशन पर है। तो आई की वैल्यू आप कभी भी देखोगे हमेशा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और m तक हो सकती है। m का मतलब जितनी इसके अंदर रो है, अगर मान लो इसके अंदर 5 रो है तो m की वैल्यू, आई की वैल्यू 5 तक हो सकती है। A5 1 5 2 लास्ट में, मतलब लास्ट वाले जो रो आएगी हमारे पास वो 5th रो हो सकती है। ऐसे अगर हम जे की बात करेंगे, जे किस पोजीशन को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कॉलम को। तो जो जे की वैल्यू आएगी वो 1 से लेकर हमेशा n तक हो सकती है। स्टार्ट ही हमेशा 1 से करना है क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर नहीं सकते। रो की जब हम काउंटिंग करेंगे या कॉलम की काउंटिंग करेंगे तो वो सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगी। भाई फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है, 0 रो तो कुछ होता नहीं है, 0 कॉलम तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी m और n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर इस केस में हम बात करें
तो हमारे पास यहाँ पर एक रो, दो रो है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू यहाँ पर 1 और 2, बस 2 तक हो सकती है। जे की वैल्यू की अगर हम बात करें इसमें, तो कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो जे की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बनेगा? A11, ये क्या बनेगा? A12, ये क्या बनेगा? A13, ये क्या बनेगा? A21, ये क्या बनेगा? A22, ये बनेगा A23। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हो हमेशा कैपिटल लेटर से ही उसको डिनोट करना है, कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना। स्मॉल लेटर से आप एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हो, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करना है। ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स का जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है m/n। जैसे अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा तो इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 2 रो एंड 3 कॉलम्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m इंटू n इज mn। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है 6। तो बहुत से बच्चे यहां पर जब एलिमेंट लिखते हैं ना, और सॉरी जो ऑर्डर लिखते हैं, तो वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। ऑर्डर में आपको ऐसे लिख के छोड़ना है, ठीक है, 2 × 3, बस ऐसे लिख के छोड़ना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई आपको कब करना होगा? जब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, तब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 × 3 = 6। ठीक है, क्लियर? यहां तक जो इस स्लाइड तक हमने करा है सब कुछ क्लियर? एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है अब तक जो जो मैंने बताया है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। Loshini, have you understand? Okay, good. एंजल, अभी माइक ना क्लिक नहीं हो रहा है, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करूंगा तो क्लास जो है ना वो रीस्टार्ट हो जाएगी। इसमें पता नहीं क्या हुआ, अभी माइक क्लिक नहीं हो रहा है। अगर वो चैट में बता दो मुझे, या माइक के थ्रू ही बताना है, मुझे कॉल कर लो अभी बेशक। अगर कुछ ऐसी बात है जो माइक के थ्रू ही बतानी है ना, कॉल कर लेना, नहीं तो अभी चैट में बता दो जरा, चेक करवाता हूँ, पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है वो। फार्मूला? फार्मूला कौन सा बेटा? फार्मूला तो कोई नहीं है यहाँ पर, दोबारा एक बार समझ लो, फार्मूला कुछ नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी, ये जो मैट्रिक्स हमने जनरलाइज, इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। कि आपको किसी भी मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना है तो कैसे आप डिनोट कर सकते हो। तो मैंने लिखा भाई मैट्रिक्स ए को मैं डिनोट करूंगा, तो जो पहला एलिमेंट होता है हमेशा वो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगला एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से जितने भी रिक्वायरमेंट होगी, जितने कॉलम हमें दे रखे होंगे क्वेश्चन में, उतने कॉलम हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म में क्या होता है? जनरल टर्म्स लेके चलनी पड़ती है, तो हम यह मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसलिए यहां पर लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा हमारा फर्स्ट रो और nth कॉलम। फिर ऐसे ही हम चलते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम अगर n है तो लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा A2n। फिर थर्ड रो पे आ जाओ, A31, A32, A33, फिर यहां पर आ जाएगा A3n।
तो ऐसे ही अगर हम जनरल फॉर्म में चल रहे हैं तो नंबर ऑफ रो कितनी होगी, ऐसे तो हम लिखते रहेंगे। तो जनरल फॉर्म में हम रो को लेके चलते हैं m, तो ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और ये आ जाएगा mth रो nth कॉलम। ठीक है, इसको हम इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म कह सकते हैं। जैसे कोई भी आप जनरल फार्मूला लिखते, जैसे हम एपी करते थे छोटी क्लासेस में, तो हम जनरल फार्मूला लिखते थे हम कि भाई ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब वहां पर एन के ऊपर डिपेंड करता था कि हम कौन सी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं उससे रिलेट करता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मेरे को चाहिए था कि यहाँ पर मेरे को सेकंड टर्म लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, एन की जगह मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा। तो ये इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास सेकंड वाली टर्म आ जाती। तो वहां पर n की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी, उसके हिसाब से पता चलेगा कि हम कौन सी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ये डिपेंड करता है m और n के ऊपर। ये आपको कितना दिया हुआ है। अगर m आपको मान लो 2 ही दे रखा है, तो सिर्फ हम ये वाली रो लिखेंगे, ये रो लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 दे रखा है तो ये वाली रो लिख देंगे। n क्या बोलता है, n कहता है कॉलम, कि भाई कितने कॉलम है उसके अंदर। अगर मैं कहूँ कि भाई m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मान लो 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसके अंदर 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 और -3 2 5 7, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो m यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो गया, 3 रो हो गई, 1 2 3। n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 कॉलम हो गए, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब डिनोट करते हैं, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिनोट हम कर देते हैं ऐसे, a इक्वल्स टू ए आई जे, यहां लिखते हैं m बाय n। ये जो m और n होगा, इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि i और j की वैल्यू हमें क्या लेनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी की बात करूं कि अब अगर हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें m 3 हो और n 2 हो, तो i की वैल्यू कितनी हो सकती है, i की वैल्यू हो सकती है 1 2 3। ठीक है, और j की वैल्यू कितनी हो सकती है, j की वैल्यू हो सकती है 2। तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी इसमें तैयार हो जाएगी। तो ये दोनों जो तरीके होते हैं बस एक मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए होते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं ज्यादा। हम अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स को डिनोट कर बताएंगे भाई इस मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। जैसा इसका नाम है कंपेरेबल। ठीक है, कंपेरेबल आप उसे बोल सकते हो या आप उसे बोल सकते हो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मींस कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर आपस में सेम हो। ठीक है, जिनको हम कंपेयर कर सके। हम कोई दो चीजों को यहां पर जब कंपेयर करेंगे, दो मैट्रिक्स को जब कंपेयर करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, ए मैट्रिक्स मैंने लिख ली 1 3 0 -2 √5 7। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने लिखी 7 1 3 0 2 5। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी 7 1 3 0 2 5। तो अगर हम इन तीनों से मुझे डिसाइड करना हो कि हम किस मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस। जैसे अगर हम ए और बी की बात करें, तो इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसके अंदर भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। लेकिन मैट्रिसेस सी जो है उसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो अगर हमें फाइंड करना है कि भाई कौन कौन सी मैट्रिसेस यहां पर कंपेरेबल है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, और इसको जो डिनोट करेंगे इस तरीके साइन, जो इक्विवेलेंट का साइन होता है, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ए इज कंपेरेबल विद बी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में मैट्रिक्स कंपेरेबल भी होनी चाहिए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जो सेम प्लेस वाले एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहां पर डी, और मैंने लिख दिया इसको 7 1 3 0 2 5। अब ये वाले जो एलिमेंट है 7 1 3 0 2 5 यहां पर ही है 7 1 3 0 2 5, लेकिन इसका ऑर्डर अलग अलग है। तो B और D आपस में इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम C के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पहला एलिमेंट 7 है, यहाँ भी 7 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, 3 0 है, इधर 3 0 है, 2 5 है, इधर 2 5 है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं C और D, इन दोनों को आप कह सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो कंपेरेबल में सिर्फ ऑर्डर चेक करना होता है कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 7 है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम देन वी कैन से द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। लेकिन इक्वल मैट्रिसेस के लिए आपको ऑर्डर के साथ साथ इसका ऑर्डर भी 3/2 है, इसका ऑर्डर भी 3/2 है, लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो यहां पर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से C इज इक्वल्स टू D। ठीक है। अब यहां से इन शॉर्ट हमारे पास एक कंक्लूजन और निकल कर आता है कि एवरी इक्वल मैट्रिसेस इज आल्सो कंपेरेबल। जो इक्वल होगी मैट्रिसेस वो कंपेरेबल तो डेफिनेटली होगी ही होगी, बट एवरी कंपेरेबल मैट्रिसेस नीड नॉट बी इक्वल। जो कंपेरेबल मैट्रिसेस होती हैं वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, कहीं कहीं हो भी सकती है जैसे यहां पर है, लेकिन हमेशा हर केस में कंपेरेबल मैट्रिसेस बराबर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? कोई डाउट? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नहीं, शुड बी सेम नहीं। अच्छा, इसमें आप बात कर रहे हो क्या? कंपेरेबल मैट्रिसेस में हम ऑर्डर जो बोल रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब वही कि यहां पर अगर नंबर ऑफ रो इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसके कॉलम 3 है तो इसके कॉलम भी 3 होने चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये कंपेरेबल मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स में जब भी ऑर्डर की बात होगी ना, आगे भी कई जगह आएगा, ऑर्डर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर हमें चेक करना होगा। ऑर्डर की जब भी बात होगी दैट मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। पहले हमेशा रो, बाद में हमेशा कॉलम। इसके बाद आता है हमारे सिलेबस में टाइप ऑफ मैट्रिसेस। किस किस तरह की मैट्रिसेस होती हैं? तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे ट्रेन में कोचेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोच, सेकंड कोच, थर्ड कोच। ट्रेन जितनी लंबी ले जाना चाहो उतनी लंबी ले जाओ, लेकिन लाइन उसमें एक ही बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें 2 लाइन चलेंगी। लंबी जितनी मर्जी जा सकती है लेकिन लाइन उसकी एक ही होगी। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए लिखी हमने, यहाँ ना पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास 3, दूसरा एलिमेंट आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया 3। जितना मर्जी बढ़ा दो। क्वेश्चन में जैसे दे रखा होगा जितने कॉलम तक लेके जाना है उतने कॉलम तक लेकर जाओ आप। ठीक है, एवरी कंपेरेबल मैट्रिसेस नीड नॉट बी इक्वल। यस लोशनी, इक्वल मैट्रिक्स इज ऑलवेज कंपेरेबल, बिकॉज अगर इक्वल है तो अभी तो उसको हम कंपेयर भी कर पा रहे हैं।
क्योंकि इक्वल वो तभी होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होंगे तो वो अपने आप कंपेरेबल हो गई, ऑर्डर उसका सेम आएगा ही आएगा। लेकिन जो कंपेरेबल मैट्रिसेस है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि भाई कंपेरेबल मैट्रिसेस अगर है तो इसमें देख रहे हो कि आप एलिमेंट अलग अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, ठीक है, इसमें अलग अलग हो सकते हैं। तो कंपेरेबल में इक्वल हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल में कंपेरेबल होना कंपलसरी ही है, ठीक है। तो हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। रो मैट्रिक्स मतलब रो आप कितने भी ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 100 50 जितने मर्जी रो ले जाओ, लेकिन रो एक ही रहेगी, कॉलम जितने मर्जी बढ़ा दो, ठीक है। जैसे ट्रेन का एग्जांपल हमने दिया, ट्रेन में आप कोचेस कितने भी एक्सटेंड कर दो आगे, लेकिन आप उसको डबल डेकर वाली ट्रेन नहीं बनानी है हमें। उसके बाद दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप समझ सकते हो जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर आ गया, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस तरह से फ्लोर्स आप जितने मर्जी ले जाओ, जितनी आप लिमिट लेके जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर कॉलम एक ही रहेगा। रो जितने मर्जी ले जाओ, ठीक है, 1 3 5 7 जितने मर्जी ले जाओ, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। रो आप जितने मर्जी बना दो, फ्लोर आप जितने मर्जी बना दो इसमें, लेकिन बिल्डिंग का जो कॉलम है वो एक ही रहेगा, ठीक है। फ्लोर उस पर आप जितने मर्जी बढ़ा लो। तो अगर हम इसकी बात करें रो मैट्रिक्स की, अगर इसका आपसे पूछा जाए कि बट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ठीक है, कुछ भी मैट्रिक्स आपको नहीं दे रखी, आपसे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, तो आप क्या लिखेंगे इसका ऑर्डर? 1/n, ठीक है। 1 क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो सकती है, कॉलम अनलिमिटेड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन n। अगर n की वैल्यू कुछ दे रखी है तो वो लिख देंगे, अगर n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो बस इसको सिंपल n लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे जब आप कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं तो इसको लिखेंगे हम क्या? m/1, क्योंकि इसके अंदर कॉलम फिक्स हो गया कि कॉलम तो इसमें एक ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ रो जितनी मर्जी इसमें हो सकती है वो m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ये भी एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। इसके नाम कई है, नल मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। इसमें ऑर्डर कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स उसके सारे जीरो होंगे। कोई भी मैट्रिक्स आप लिखो, जैसे आपने लिखी मान लो 2/2 की मैट्रिक्स लिखी, सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। आपने लिखा है ऐसे 0 0 0 0, आपने लिखा है ऐसे 0 0 0 0 0 0, आपने लिखा है ऐसे, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको बोलेंगे हम कि एक नल मैट्रिक्स है। नॉर्मली यही वर्ड यूज करते हैं, करने को आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम नल मैट्रिक्स को यूज करते हैं और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, ठीक है। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है। स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम देन वी कैन से इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 7 5, ठीक है। इसको बोलेंगे 2/2 क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम है,
3/3 होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 1 5 2 7 3 0 1 -5, इट इज 3/3 मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे 4/4 5/5 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में 3/3 तक ही है। ठीक है, तो ज्यादा जाने की हमें जरूरत है नहीं। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यहां पर ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये वाला एलिमेंट, ये दोनों, या फिर इधर से 3/3 में ये वाला एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी बोल देते हैं। जैसे हम स्क्वायर फिगर पढ़ते थे, स्क्वायर में हम देखते थे भाई दो डायगोनल होते हैं, जैसे स्क्वायर बनाते थे ना ज्योमेट्री में, तो मैं कहते डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, चाहे ये डायगोनल ले लो चाहे ये ले लो, दो डायगोनल होते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ यही डायगोनल होता है। ठीक है, हमेशा ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डायगोनल होता है। ठीक है, अभी ऐसा ही क्यों होता है, हम इसको क्यों डायगोनल नहीं लेते हैं, उसका रीजन क्या है, कैसे आपको ध्यान रहेगा कि भाई आपको ऐसे ही लेना है, ठीक है, ये वाला कट लगाना है। तो उसके लिए लॉजिक क्या होता है इसमें, कि अगर आप देखो इस एलिमेंट की बात करो, ये एलिमेंट आपका कौन सा है, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट आपका कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये वाला एलिमेंट आपका कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो तीनों एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसलिए हम इन तीनों को ही डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, उल्टा नहीं करते, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका बन जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग हो जाएगी। तो ऐसे आपको याद भी रहेगा, लॉजिक भी आपको याद रहेगा। कोई आपसे पूछ ही ले बाई चांस कि भैया जब स्क्वायर में ऐसे दो डायगोनल होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो उसका लॉजिक ये है कि भैया इनका जो प्लेस होता है वो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में आप कह सकते हो कि एक रो है एक कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसके सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2/2 में A11 हो गया, ये A22 हो गया। तो अब ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से हम डायगोनल मैट्रिक्स को फिर समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, बेशक इसमें ऐसा हो सकता है कि एक जीरो हो जाए या दो जने जीरो हो जाए, तीनों जीरो नहीं करना, कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो जरूर हो। बाकी के जो एलिमेंट होंगे ये वाले, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनकर आती है उसको बोलेंगे इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें ए आई जे की वैल्यू जीरो होती है, कब, जब आई और जे इक्वल नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आई और जे की जो वैल्यू, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें आई और जे इक्वल नहीं है। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें आई और जे इक्वल नहीं है। तो जहां जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, वो वाले सारे एलिमेंट जीरो के बराबर होते हैं। इन तीनों के अंदर आई और जे की वैल्यू सेम होगी। ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद आता है फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अगर वो सारे इक्वल हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, ये डायगोनल वाले जो तीन एलिमेंट थे, इनको छोड़कर बाकी सब जीरो था। लेकिन ये डायगोनल वाले जो थे उसमें डिफरेंट होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर इसमें ये सारे इक्वल हो जाए, जैसे मान लो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, तो इसको बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है।
एंजल, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला कि जहां पर आई और जे इक्वल होंगे वहां पर जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, वो पहले बोल के चल रहा हूं कि ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा हो इसमें कि जो डायगोनल वाला नॉन जीरो हो। क्योंकि अगर ये सारे जीरो ही हो गए तो फिर हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करेंगे, फिर इसको कंसिडर करेंगे हम नल मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन ये कंपलसरी है कि आई और जे जहां पर इक्वल नहीं होगा वो जीरो जरूर होगा। मतलब ये वाले तीन एलिमेंट, ये वाले तीन एलिमेंट, ये जीरो जरूर होंगे, ये कंपलसरी कंडीशन है। ये वाले जो तीनों एलिमेंट है इसमें से कोई दो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारे के सारे इक्वल होंगे और इसी से फिर बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों एलिमेंट इक्वल तो होंगे लेकिन ये तीनों वन होने चाहिए, वन वन वन। ठीक है, यहां पर ये सारा जीरो होगा, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। आप इसे सिंपल कैपिटल आई भी लिख सकते हो, कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा आपको, आई के बेस में से 3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर ऑर्डर 2 की होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1। ठीक है, ये लिखा हुआ होता है हर जगह, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कई जगह सिंपल आई लिखा होता है। तो फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं उस क्वेश्चन में जो बाकी मैट्रिसेस यूज हो रही हैं, अगर वो सारी 2x2 है तो हम ये वाली मैट्रिक्स यूज करेंगे उसमें, अगर बाकी मैट्रिक्स 3x3 है तो फिर हम ये वाली यूज करेंगे। नहीं ऋषिता, नल मैट्रिक्स जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं ना तो उसको एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना उसमें आप नल मैट्रिक्स ही बोलोगे। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, ये आइडेंटिटी होगी, स्केलर होगी और पीछे हमने पढ़ी डायगोनल। ठीक है, पीछे हमने पढ़ी डायगोनल। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल है, तो गलत तो ये भी नहीं है। डायगोनल में क्या होता है भाई, ये तीनों जीरो होने चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो, तो डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है। ठीक है, जैसे हम ज्योमेट्रिक फिगर जब हम करते थे तो हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास होता था पैरेललोग्राम, एक होता था रोम्बस, ऐसे यहां पर होता है एक रेक्टेंगल और यहां पर होता है स्क्वायर। तो अगर ये मैं कहूं कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ये सारे रेक्टेंगल भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर्स में भी लगती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल हो गई, ठीक है, पैरेलल हो गई, एंगल यहाँ पर चारों 90 डिग्री के हो गए, डायगोनल इक्वल हो गए, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें भी यूज हो रही है। लेकिन हम इसको फिर भी स्क्वायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे और एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप दोगे तो इसका मतलब है कि ये इसको स्क्वायर हम बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें इसकी चारों साइड भी इक्वल हो गई। ठीक है, ऐसे अगर हमें इन तीनों मैट्रिसेस की बात करें तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन जब सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम उसको डायगोनल नहीं बोलते हैं, हम उसको स्केलर बोलते हैं। अगर आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स आ गई और ऑप्शन में आ गया आपके पास कि नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और एक जीरो मैट्रिक्स, ये ऑप्शन आ गया, तब मैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स टिक करूंगा तो ठीक है, क्योंकि स्केलर का ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे हम। लेकिन अगर डायगोनल भी ऑप्शन में है, स्केलर भी ऑप्शन में है, तो फिर हम इसको स्केलर बोलेंगे, डायगोनल नहीं बोलेंगे। ऐसे ये वाली मैट्रिक्स होगी, जब हमारे ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल होगा तो हम इसको आइडेंटिटी ही बोलेंगे, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये स्केलर है, क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आ रही है। हम इसको ये भी नहीं बोलेंगे कि ये डायगोनल है, हम इसको ये भी नहीं बोलेंगे कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो हम जीरो वाले को ये नहीं बोलेंगे कि वो ये वाली मैट्रिक्स हो गई या ये हो गई या ये हो गई। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक एक जो इसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स दे रहा है तो आपको वही आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो हम आंसर जब हमारे पास सेम आ जाते हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास, ठीक है, अभी नहीं आएगी, सीयूटी में आएगी, कि आपको एक क्वेश्चन के दो आंसर लगेगा कि ये सेम है, आपको उसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। कई जगह ये लिखा भी होता है क्वेश्चन के अंदर कि चूज द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
तो आपको वो सारी चीजें देखकर फिर डिसाइड करना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये होगा। हाँ प्रिंस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर, लेकिन इसका अगर आप कन्वर्स कर दो तो वो ट्रू नहीं है। रोशनी, डिफरेंस यही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट 1 होने चाहिए और स्केलर में तीनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहां पर ये 7 7 7 है, 6 6 6 है, 5 5 5 है, ये इक्वल होने चाहिए। इसको आप स्केलर भी बोल सकते हो, लेकिन तब बोलोगे जब आइडेंटिटी आपके पास ऑप्शन में नहीं होगा, ये तब स्केलर कंसीडर करोगे। आपके पास ये मैट्रिक्स दे दी, ऑप्शन में आपको आंसर दे दिया कि भाई ये डायगोनल भी है, ठीक है, ये स्क्वायर भी है और ये रेक्टेंगल है, और ऑप्शन में दे दिया आपको ये स्केलर। इसमें ऑप्शन में आइडेंटिटी है ही नहीं, तो फिर आप स्केलर पे जाओगे कि ये स्केलर है क्योंकि तीनों एलिमेंट इक्वल है। लेकिन अगर आइडेंटिटी ऑप्शन में है तो फिर आइडेंटिटी पर ही जाओगे। ठीक है, हमेशा बेस्ट एप्रोप्रिएट पर जाना है, ये चीज ध्यान रखना। रिश्ता, अभी माइक ना क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं, ये बीच में क्लास के बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो अगर कुछ माइक के थ्रू बोलना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लो या नॉर्मल कॉल कर लो, अभी आपके पास अगर फोन है तो। और कुछ ऐसा है जो चैट में लिख सकते हो तो चैट में लिख दो। रोशनी, सेम सेम बात, माइक में पता नहीं स्टार्टिंग में चल रहा था, अभी रिफ्रेश करूंगा तो फिर वो क्लास दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंजल, बेटा माइक अभी क्लिक नहीं हो रहा है इसमें। किसी को कुछ ऐसा डाउट पूछना है जो बोलकर ही आप पूछ सकते हो, माइक के थ्रू ही पूछना है तो कॉल कर लो मुझे। और कुछ ऐसा डाउट है जो आप चैट ऑप्शन के थ्रू पूछ सकते हो तो चैट से पूछ लो। हेलो, हाँ बेटा। हाँ, मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज करने हैं। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर भी आप ये भी लगा, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो और ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकते हो। कई बुक्स में आपको ऐसी भी लगी हुई मिलेगी, नॉर्मल राउंड ब्रैकेट जो होती है, करली नहीं, राउंड 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 वाली। हाँ, पर ये यूज करो पर। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, जितने एक रो के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही दूसरी रो में होने चाहिए, उतने ही तीसरी रो में होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी रो में हमने एक कर दिया, किसी में दो कर दिए, किसी में तीन कर दिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, वो तो लगाना ही लगाना है तो। 2 by 2 नल मैट्रिक्स इज गिवन। आप कह रहे हो कि एक 2 by 2 नल मैट्रिक्स दे दिया हमें, 0 0 0 0, और ऑप्शन में दे दिया कि रो मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि रो की डेफिनेशन से ये मैच नहीं करेगी। रो में एक एलिमेंट एक रो होनी चाहिए, इसमें दो रो आ रही है। ठीक है, डायनल वाली डेफिनेशन है, उससे भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि डायनल में ये वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो हो जाए ठीक है, लेकिन इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें आप यूज करो नन ऑफ द अबव। ठीक है, डायनल यूज नहीं करना। तो आपकी जो बुक है उसमें पहली एक्सरसाइज है, इस साल की जो नई बुक है, अगर आप लोगों ने परचेज कर ली है तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास ये लास्ट ईयर की बुक के क्वेश्चन है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, नई बुक के अंदर हो सकता है एक आध क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया हो, तो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना। ठीक है, और जो बुक अगर किसी को परचेज करनी है तो लेटेस्ट एडिशन परचेज करना, जो भी आपके स्कूल में जो भी लग रही है, एमएल लग रही है, आरडी लग रही है, कोई भी लग रही है, ठीक है, वो परचेज करना। और हाँ, मैं बुक्स के बारे में बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि जो आपको क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर मिलेगा, वो मिलेगा सिलेबस एक बार आ जाए, और जो क्लास जो अपडेटेड सिलेबस है, मतलब इस साल का, पहले वो आ जाए। उसके बाद बुक्स अपडेट होंगी, अपडेट होने के बाद और एक सैंपल पेपर भी अगर तब तक आ जाता है, उसका एक जो सीबीएसई का सैंपल पेपर होता है, अगर वो भी एक आ जाता है तब तक, तो वो भी इंक्लूड करके फिर हम आपको बुक्स सेंड करेंगे। तो बुक्स आपके पास आएंगी लगभग जून या जुलाई में। तब तक दोनों बुक्स का ई वर्जन आपको अवेलेबल रहेगा आपके कोर्स के अंदर ही। क्वेश्चन बैंक से करने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको अलग अलग बुक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसके अंदर आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, एम एल भार्गव, सीबीएसई हैंडबुक, उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, पीवाई क्यूज भी उसके अंदर है, एमसीक्यूज भी उसके अंदर है। इस साल उसके अंदर हम सीयूटी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो भी इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट में। लेकिन आपको जो बुक मिलेगी, एक कंप्लीट बुक मिलेगी, उसको करने के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके स्कूल में जो बुक लग रही है वो आपको स्कूल के लिए आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपके टीचर उसमें अलाउ कर देते कि आप लो मत लो, तो बेशक मत लेना। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक यूज कर लोगे, कोई बुक और यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक और फिर एक सैंपल पेपर भी मिलेगा, ये दो आपने बुक कर ली, इसके अलावा आपकी किसी और चीज की नीड नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स जो दे रखी है किस किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो एलिमेंट ये दे रखे हैं, तो ये मैट्रिक्स में एक रो है केवल, तो ये बन गई हमारी रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर आप लिखोगे, ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें एक रो है और दो कॉलम है। ऑर्डर भी लिख देना साथ साथ, वैसे इसने बोला नहीं है, स्पेसिफिक नहीं लिखा है, राइट द ऑर्डर, ठीक है लिखा है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसमें से कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है क्या लिखे, सिर्फ मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं करने लायक। कोई ऐसी मैट्रिक्स जो आपको लगता है कि हाँ ये आपको नहीं पता कि इसको क्या लिखे। सी 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 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर रो तो तीन है, कॉलम दो है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर। 6, 6 को स्क्वायर मैट्रिक्स, तीन रो है तीन कॉलम है। ऑर्डर 3 by 3।
फोर्थ रो मैट्रिक्स, जैसे पहली है रो मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्डर आ जाएगा उसका 1/3। ये ए मैट्रिक्स है, आपको A22 और A32 इसका सम फाइंड करना है। फिफ्थ भी, और कोई है तो वही बता दो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, 2/2 ऑर्डर। टू बाई टू, और कोई? इसमें A22 और A32 का सम फाइंड करना है। A22 मतलब इसका एड्रेस क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड रो होगी, ठीक है, और सेकंड कॉलम ये हो गया। तो ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये आ गया आपके पास, ठीक है, सेकंड कॉलम ये आ गया 2, आंसर आ गया 2। इसका आंसर बताओ बी पार्ट का। ठीक है, गुड, आंसर आ गया इसका 7। 11 कैसे आ गया प्रिंस? माइनस करना है, माइनस माइनस, ये माइनस करना है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप P बाई Q, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है P बाई Q, एंड R इज ए रो ऑफ A, और R उसकी एक रो है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज ए मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये P बाई Q बोल रहा है, हमें इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पता नहीं, ठीक है, तो मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा, बस वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इस तरह की कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P बाई Q, मतलब इसके अंदर P रो है और Q इसके अंदर कॉलम है। अब उसे कहता है कि जो R इसकी एक रो है, R इज ए रो ऑफ A, तो कोई सी भी रो हो सकती है, वो फर्स्ट रो भी हो सकती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कोई भी रो हो सकती है। तो सपोज ये वाली रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये R है, ठीक है, यहां पर मान लो जो भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो R इसकी कोई भी एक रो है, आप कोई भी रो ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि जो R आपने निकाली है ना, जो इसकी एक रो है, उस किस टाइप की वो मैट्रिक्स आएगी और उसका ऑर्डर क्या रहेगा। अब हम यहां पर वो खुद ही कह रहा है कि R एक रो है, तो R एक रो है तो एक रो मैट्रिक्स ही हमारे पास बनकर आएगी, तो R इज ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसका ऑर्डर अगर हम बताएं, ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर में जैसे आपको बताया था रो मैट्रिक्स में उसकी रो हमेशा 1 रहेगी, तो ऑर्डर क्या बनेगा 1। एन की वैल्यू क्या डिपेंड करती है, क्या डिनोट करती है, एन की वैल्यू डिनोट करती है कॉलम को, कि कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने दे रखे हैं आपको यहाँ पर Q, तो यहाँ पर कॉलम आ जाएंगे Q। राज एन नहीं लिखेंगे, एन जब हम जनरल नोटेशन में लिख रहे हैं तो एन लिखेंगे। अगर आपको इसने ये नहीं लिखा होता ना, P बाई Q नहीं लिखा होता, तो आप 1/n लिख सकते हो, लेकिन जब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि Q इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम है, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम में Q को ही लिखना पड़ेगा, वहां पर आप n नहीं लिखोगे, n लिखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक ना दे रखा हो आपको कॉलम, फिर आप n लिख सकते हो, क्योंकि वो एक जनरल नोटेशन में हम यूज करते हैं।
ऐसे यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 रो हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि 5 रो हैं और कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स है मतलब एक कॉलम होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 रो होंगी इसके अंदर। अब ये कहता है कि देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो ऑफ ए। अगर इसमें से हम कोई रो एक निकाल लें, कोई सी भी रो निकाल लें, मान लो मैंने ये निकाल ली, इसको मैंने कहा कि ये आर है, यहाँ पर एक ये रो है, तो अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी? तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स तो बनेगी, और इसका जो ऑर्डर है ये बनेगा 1/1। तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, लेकिन पहले आप रो मैट्रिक्स से लिखना, ऑर्डर इसका दिखाना, फिर आप बाद में ये स्पेसिफाई कर सकते हो इट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि 5 रो कॉलम मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है उसके अंदर कॉलम तो एक होगा, तो कॉलम डिसाइड हो गया कि एक है। जब आपने इसमें से रो निकाली, कोई सी भी एक रो निकालोगे, जैसे ये रो निकालोगे तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट मिलेगा, तो एक एलिमेंट आपका ये हो गया, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। स्क्वायर मैट्रिक्स रोशनी, इसलिए 1/1 आ गया ना ऑर्डर, एक रो एक कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको आंसर बुक में यही मिलेगा, रो मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दिए 18 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर, तो आपको 18 के एक तरह से फैक्टर लिख देने हैं, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, जैसे 1/18, एक रो 18 कॉलम। ठीक है, आप लिख सकते हो 2/9, आप लिख सकते हो 3/6। अब इनको रिवर्स करके लिख दो, 6/3, 9/2, 18/1। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसके ऑर्डर आप इतने एलिमेंट निकालोगे इनके, तो वो हमेशा 18 आएंगे। फिर आगे कहता है कि व्हाट इफ इट हैज 11 एलिमेंट। इफ इट हैज 11 एलिमेंट्स देन ऑर्डर आर 11 है तो या तो 1/11 होगा या फिर 11/1 होगा। इसमें जब भी आपको प्राइम नंबर दे रखा होगा तो दो ही बनेंगे इसके, 1/11 और 11/1। 7 होगा तो 1/7, 7/1। If A is a 3/3 matrix whose elements are given by this, write the value of A23। तो आपको यहाँ पर A23 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ I की जगह 2 हो गया, J की जगह यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पर आपको I की जगह 2 पुट करना है, -3 इंटू 2, और J की जगह 3 पुट करना है, -6 प्लस में 3, -3 हो गया। लेकिन ये मोड लगा हुआ है, और मोड में आपको पता है जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3, ये आ जाएगा 1। सो मैं फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, रिपीट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 5 रो है। ठीक है, मैं एलिमेंट लेके समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एलिमेंट आ गई है, एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई, 5 रो है, 5 रो बन गई। अब ये कहता है कि देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो ऑफ ए।
यानी इस ए मैट्रिक्स की अगर हम कोई एक रो लेते हैं, कोई भी रो आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये वाली रो ले ली, इस रो में एक ही एलिमेंट है ना, और तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो टू जो मेरे पास बनकर आएगा, ये टू, ये किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी? तो इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। अब क्योंकि ये दोनों सेम है 1/1, तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फाइव भी रिपीट कर दें? फाइव तो एंजल आसान था। फाइव में तो ये कह रहा सीधा 18 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट है, तो ऐसी कौन कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स आएंगे? तो अगर आप मैट्रिक्स ऐसे लिखते हो 1/18, एक रो लिखते हो और 18 कॉलम लिखते हो, तो भी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आ जाएंगे। अगर आप दो रो लिखते हो, 9 कॉलम लिखते हो, तो भी ऐसे आ जाएगा। 3 6 भी, तब भी 18 आ जाएगा। मतलब ऐसे दो नंबर लिख दो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। ठीक है, और फिर आगे कह रहा था कि अगर 11 एलिमेंट होंगे, तो ऐसे दो नंबर लिख दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 11 आ जाए। तो ऐसा हमारे पास दो ही बनेंगे, एक 1/11 और एक 11/1। इसमें कह रहा है कि 2/2 मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एलिमेंट्स आपको ये दे रखे हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2/2 है, और एक इसमें 8 क्वेश्चन है 2/3। तो मैं ये वाला करा रहा हूँ आपको, 2/3 वाला। 2/2 वाला आप खुद ट्राई करना। तो 2/3 का मतलब हो गया कि आपके पास कितने एलिमेंट आने चाहिए? 6। तो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे? A11, A12 और A13। ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम है। और A21, A22, A23। 6 इज नॉट कंप्लीट। क्या रह गया भाई 6 में? यही तो था, और क्या रह गया? राइट द वैल्यू ऑफ A23 पूछिए, सारी नहीं पूछी उसने, A23 पूछी है बस। तो एक ही एलिमेंट पूछा ना, वो एलिमेंट आ तो गया 1। और क्या रह गया इसमें? यहां पर पूछे आपसे सारे एलिमेंट, तो यहाँ मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो इसमें जब आप आई की जगह यहाँ रख, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू निकालोगे तो आई की जगह 1 रखना है, और जे की जगह भी 1। तो 1 - 3 -2 आ जाएगा। 1 2, 1 - 3 × 2, तो 1 - 6 -5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 3 × 3, ये -8 आ जाएगा। जब आप 2 1 निकालोगे तो आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है। 2 - 3 -1, यहाँ पर 2 रखना है दोनों में ही। 2 - 6 -4, 2 - 9 -7। तो जो मैट्रिक्स बनकर आई है आपके पास, यहाँ पर मैट्रिक्स बी बोल रहा है तो बी से डिनोट करना, ए बोलेगा तो ए से कर देना। -2, -5, -8, -1, -4, -7। तो जैसा भी आपको यहाँ पर दे रखा ना जनरल, वही बस वैल्यू आपको पुट करके उसको सॉल्व कर देना है, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन इसका कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं। आएंगे छोटे छोटे ही क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा इसमें से कुछ नहीं आना। तो इसमें कह रहा है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बीच में आपको इक्वल्स टू का साइन दे रखा है, मतलब ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला एलिमेंट लो, पहले इसकी बजाय पहले ये वाला एलिमेंट लो, -y
तो यहाँ पर आ रहा है 3, यानी माइनस वाई जो है 3 के इक्वल है। तो यानी यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हो तो आ जाएगी -3, और ऐसे यहां से निकालो अब x की वैल्यू, 3x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अब लेकिन अपना आंसर फाइनल करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आपने निकाली थी, इसको ये वाले एलिमेंट में भी x और y यूज हो रहा है, तो यहां पर रख के चेक कर लो कि इससे आंसर आपका -4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x की जगह अगर मैं -2 रखूंगा और 2 इंटू में -3, तो इसको सॉल्व करूंगा तो -4 आ जाएगा। तो मतलब मेरा ये आंसर करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि यहां से वैल्यू अलग आती है, यहां से वैल्यू अलग आ जाती है। तो x की वैल्यू कहीं से अलग आ रही हो, कहीं से अलग आ रही हो, तो उसको मतलब है कि वहां पर x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा अपने आंसर को फाइनल करने से पहले ये इंश्योर जरूर कर लेना है आपको कि हर जगह से आपके सारे एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, इसमें z की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी, w की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू -1 है, तो ना तो x की वैल्यू निकली यहां से, ना y की निकली। यहां से 2x माइनस वाई, ये 0 है। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगा लो। अगर आप एलिमिनेशन इसमें लगाते हो तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस, 0 के आगे तो कुछ भी लगा लो। तो इधर से बचेगा -x, इधर से बचेगा -1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी +2। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, z की 4 आ गई, w की 5 आ गई। अच्छा, आपसे पूछिए इसमें x प्लस वाई की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी, x प्लस वाई की पूछी है। तो x और y की वैल्यू निकाल दो, दोनों निकल ही गई हमारे पास। तो x की वैल्यू आई है 1, y की आई है 2, फाइनल आंसर बनेगा 3। लोशने b इक्वल्स टू बी आई जे मीन्स, जैसे इसने हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना a इक्वल्स टू ए आई जे, तो उसी तरह की फॉर्म इसने यहाँ पर b की टर्म्स में दे दी है। तो और कुछ नहीं है मतलब उसके अंदर। तो जो मैट्रिक्स आएगी आपकी, जैसे यहाँ पर आप कह रहे हो b इक्वल्स टू बी आई जे, अगर मैट्रिक्स में c से डिनोट करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा c इक्वल्स टू सी आई जे। अगर d से करूंगा तो डी आई जे लिख दूंगा। बस वो डिनोट करने का तरीका है, और कुछ नहीं है इसमें। ये क्लियर हो गए? यहाँ भी ए बी सी डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 हो गया, जैसे a माइनस 2b इक्वल्स टू -3 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड आ गई। यहाँ पर 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11, 4c प्लस डी इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें सीधी सीधी नहीं मिली। हाँ लोशनी, नो प्रॉब्लम, पर कोशिश करो कि जैसा क्वेश्चन में दिया है ना, आप उसको वैसे, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो उसको आप वैसे ही मेंशन करो। अगर आप अपनी तरफ से लिखते हो कि लेट बी इक्वल्स टू ए आई जे, इट्स ओके। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन अगर लगाना है आपको तो ए और बी में से किसी एक को खत्म करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाले को ऐसे रखते हैं, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेथड तो सबको आते होंगे ना अच्छे से। 5b equals to 10, it means b equals to 2. Put the value of b in first,
a इक्वल्स टू 1। ऐसे यहाँ से थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि डी वाला सेम है। फाइव सी, 4C, 11 और 24 तो 35 हो गए। तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? 5C माइनस डी इक्वल्स टू 11, 4C प्लस डी इक्वल्स टू 24। तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। बुक में चेक करना किसी वैल्यू में, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। इसके हिसाब से तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। फोर सी प्लस 3D है। ठीक है, वैसे वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई ऐसा वो नहीं कि नहीं आ सकती है, पर इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। तो 3 5 जा 15, 3D 33, ये 3D है ही, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 और 4 19। सी की वैल्यू आएगी 3। सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इलेवन माइनस 15, तो माइनस डी इक्वल्स टू -4। डी की वैल्यू आ जाएगी 4। इसमें भी आपको ऐसे ही कंपेयर करके एक्स वाई और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह का जो इस बार का एग्जाम था उसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। तो क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप ऐसी मैट्रिक्स बताइए जिसका ऑर्डर 2/3 होगा और उसकी हर एक एंट्री या तो 1 होगी या 2 होगी। एंट्री का मतलब एलिमेंट्स होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है कि भाई सारे 2/3 है ना, तो 1 1 1 1 1, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि सारे 2 हो जाए। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ 1 हो जाए, कुछ 2 हो जाए। तो इस तरह की मैट्रिसेस आपसे पूछ रहा है कि 2/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप इसमें बना सकते हो। तो अगर हम इस तरीके से बनाने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 11th क्लास में कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो वो मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या हम पढ़ते थे कि भाई किसी भी जब हम उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स बनाते थे तो हम ये देखते थे कि भाई इस प्लेस पर हम कितने वर्ड्स रख सकते हैं, कितने अल्फाबेट्स रख सकते हैं, कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो वो ये ऑप्शंस आपको देखने हैं कि जब मैं यहाँ पर पहला एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 भी लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी? तो इस वाले प्लेस के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। मैं 1 भी रख सकता हूँ, मैं 2 भी रख सकता हूँ। ऐसे अगर मैं दूसरे प्लेस की बात करूं तो इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक को रिपीट नहीं कर सकते आप। अगले प्लेस के लिए भी 2 ऑप्शन है, उससे अगले प्लेस के लिए भी। सारे प्लेस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमेशा, चाहे 1 रख दे चाहे 2 रख दे। तो ये कितना हो गया, 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, यानी 2 की पावर 6, आंसर आ जाएगा 64। तो आप इस तरह की 64 मैट्रिसेस बना सकते हो। ठीक है, जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें 81 मैट्रिसेस बन रही थी। तो आपको क्या करना है, ये सारी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने एलिमेंट आपके पास है उसको रखना है आपको बेस में।
और जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है उससे निकाल लो कितने एलिमेंट चाहिए, तो वो एलिमेंट जो आएंगे वो रख दो पावर में, तो 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64। और इसी कंसेप्ट को यूज करके इसका मुझे बताओ कि कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो। इसमें एलिमेंट है 1 2, ये भी है 3 भी है, 1 2 और 3। गुड श्रेया। 3 रेज टू पावर 4। थ्री क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 को रखना है बेस में। 4 क्यों लिया, क्योंकि ऑर्डर है 2 by 2, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 यानी 81। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में? यहाँ पर अभी 12 क्वेश्चन है, आपकी बुक में 12 क्वेश्चन ही है ना, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है? तो यहां तक आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। सिंपल सी एक्सरसाइज है। मैट्रिसेस मतलब बहुत इजी टॉपिक है, एक आध चीजें ऐसी है जिसमें थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग होता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और फिर इसी से आगे रिलेट करेगा डिटरमिनेंट। तो इसलिए काम जो अपना साथ साथ जरूर करते चलना है, ठीक है, बैकलॉग नहीं बनाना है, ये ध्यान रखो। तो इतना ज्यादा काम है भी नहीं, ठीक है, समझने में टाइम लगा है अभी क्योंकि पहली क्लास थी, करने बैठोगे तो ये मुश्किल से आधे घंटे का भी काम नहीं है।